राधे राधे फ्रेंड्स, मैं कशिश कपूर आपका उम्मीद चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 का 11 सितंबर शिफ्ट 3 का जीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको 11 सितंबर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर ऑलरेडी करा दिया है और आप जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 80 to 90% पेपर आपका प्रीवियस ईयर में से ही आता है। तो आपको 2024 और 2023 के प्रीवियस ईयर तो एसएससी के आपको ज़रूर करके जाने चाहिए। हो सकता है एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आपका रिपीट हो जाए। जितना ज़्यादा हम एक क्वेश्चन के बारे में जानते हैं उतना ज़्यादा हमें वो क्वेश्चन याद रहता है। ठीक है, तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसने फ्लैजिस्टिन सिद्धांत को स्वीकार किया। ऑप्शंस हैं एंटोनी लेवोजिया, रॉबर्ट बॉयल, फ्रेडरिक वॉलर, जोहान बेकर। राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटोनी लेवोजिया। फ्रेंड्स, एंटोनी लेवोजिया ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने फ्लैजिस्टिन सिद्धांत को स्वीकार किया। फ्लैजिस्टिन सिद्धांत का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, आइए समझते हैं कि आखिर ये फ्लैजिस्टिन सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जब भी किसी वस्तु को, ठीक है, वस्तु या फिर चीज़ को जब जलाया जाता है या फिर जब कोई वस्तु जलती है तो फ्रेंड्स उसमें से एक विशेष पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, इसी विशेष पदार्थ को फ्लैजिस्टिन कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जानते हैं कि ये जो फ्लैजिस्टिन सिद्धांत है इसका सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति एंटोनी लेवोजिया थे। ठीक है, एंटोनी लेवोजिया के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। एंटोनी लेवोजिया कौन थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के मशहूर वैज्ञानिक थे। ठीक है, एंटोनी लेवोजिया का कहना था, ठीक है, कि एंटोनी लेवोजिया ने एक प्रयोग करके दिखाया। उनका कहना था कि किसी वस्तु को जब जलाया जाता है या फिर किसी वस्तु को जंग लग जाती है तो उसका वज़न उस समय पर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यदि उन वस्तुओं में फ्लैजिस्टिन पदार्थ अगर उन वस्तुओं में है तो फिर तो उन वस्तुओं का वज़न कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने फ्लैजिस्टिन सिद्धांत को अपने प्रयोग से फ्रेंड्स गलत साबित कर दिया था। और एंटोनी, उनका कहना था कि जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ठीक है, ना कि फ्लैजिस्टिन का। ठीक है, फ्लैजिस्टिन नाम का कोई तत्व ही एग्जिस्ट नहीं करता, इनका कहना था। ठीक है, एंटोनी लेवोजिया के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इसके अलावा एंटोनी लेवोजिया को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी एंटोनी लेवोजिया को कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एलन के नियम से हमारा क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस हैं ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि गर्मी का नुकसान कम से कम हो। सेकंड, रेगिस्तानी छिपकलियों में स्तनधारियों की तरह अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने की शारीरिक क्षमता का अभाव होता है। थर्ड, कुछ पौधों में पत्तियां नहीं होती, वे कांटों तक सीमित रह जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य चमड़े जैसे तने द्वारा किया जाता है। फोर्थ, शरीर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की जगह बंधनात्मक को कम करके तथा श्वास दर को बढ़ाकर कम ऑक्सीजन की उपलब्धता की भरपाई करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि गर्मी का नुकसान उन्हें कम से कम हो। इसके अलावा गर्म जलवायु आपको याद रखना है, गर्म जलवायु वाले जानवरों के शरीर की गर्मी को नष्ट करने के लिए जो उनके अंग होते हैं वो कान, जैसे कि पूंछ और उनके जो भी अंग होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, ठंडे जलवायु में जो स्तनधारी रहते हैं उनके अंग जो है थोड़े छोटे होते हैं और गर्म जलवायु में रहने वाले जानवरों के जो अंग होते हैं, कान, पूंछ वगैरह, वो थोड़े से लंबे होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच, पीएम उम्मीद योजना, संचित मूल्यांकन अधिगम स्तरों के विश्लेषण के लिए सफल। फोर्थ है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो योजना है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है।
निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? ऑप्शंस हैं आयरिश संविधान, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान या कनाडाई संविधान। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। ठीक है, ब्रिटिश संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है? एक तो हमने एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिया है। आपको याद रखना है कि जो भारत का नागरिक होगा वो एक समय पे एक ही देश का नागरिक रह सकता है। ठीक है, अगर वो किसी और देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। ठीक है, एक टाइम पे एक ही जगह का नागरिक रह सकता है। तो ये एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके अलावा हमने संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, संसद में विधेयकों को पारित करने और बहस करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, और इसके अलावा हमने द्विसदनात्मक प्रणाली, यानी कि संसद के 2 सदन होंगे, ऊपरी सदन और निचला सदन, ये भी हमने द्विसदनात्मक प्रणाली भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसके अलावा एक मंत्रिमंडल होगा जिसका नेतृत्व पीएम करेगा, प्रधानमंत्री। ये भी जो है हमने जो ये प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। ठीक है, और हमने अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया है? एक तो महाभियोग। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिकी संविधान से ली है। इसके अलावा आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन प्रक्रिया ली है। किस अनुच्छेद के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 368, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो माइक्रो फाइनेंस संस्था एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है और ऋण और अग्रिम तथा सरकार द्वारा जारी शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के व्यवसाय में लगी हुई है। ऑप्शन सेकंड है, माइक्रो फाइनेंस बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है जिनके पास अन्यथा वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, माइक्रो फाइनेंस संस्था केवल डिजिटल और मोबाइल पृथक बैंक है। फोर्थ ऑप्शन है, माइक्रो फाइनेंस का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। क्या आंसर होगा इसका? आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा आपका सेकंड, माइक्रो फाइनेंस बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है जिनके पास अन्यथा वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो माइक्रो फाइनेंस जो गरीब और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास जो है बेसिक सुविधाओं की भी बहुत कमी होती है, उनको आगे बढ़ने में मदद मिले, इसीलिए उनको ऋण, बचत खाते, बीमा और फाइनेंशियल सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, जिससे वो लोग भी आगे बढ़ सकें, उनकी जीवन गुणवत्ता अच्छी हो, अपना कोई लघु व्यापार खोल पाएँ। ठीक है, तो उनकी हेल्प के लिए जो है माइक्रो फाइनेंस संस्था चलाई जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का उपयोग किया था? आपके ऑप्शंस हैं 500 परमाणु, 1000 परमाणु, 900 परमाणु या 700 परमाणु। राइट आंसर है 1000 परमाणु। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1000 मोटी सोने की पन्नी का उपयोग किया था। ठीक है, पहले हम रदरफोर्ड के प्रयोग को जानने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि अल्फा कण होते क्या हैं। ठीक है, तभी हम प्रयोग को अच्छे से जान पाएंगे। तो अल्फा कण कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि आपका रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। ठीक है, तो रेडियम और यूरेनियम इस तरह के जो तत्व होते हैं बहुत भारी होते हैं और बहुत ही क्या अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, बहुत अस्थिर तत्व होते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर का जो भाग होता है न्यूक्लियस, वो शांत नहीं रहता, तो वो खुद को हल्का और मतलब स्टेबल बनाने के लिए अपने अंदर से कुछ कण जो होता है उन्हें बाहर फेंकता रहता है। ठीक है, और इन्हीं कणों को बाहर फेंकने, जैसे कि ये जो कण होते हैं 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें ही अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बाहर फेंक देता है, इन्हें ही अल्फा कण कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को अल्फा क्षय कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जानते हैं कि रदरफोर्ड ने ये प्रयोग कैसे किया था। इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली थी और इस पन्नी की जो मोटाई थी वो 1000 परमाणुओं के बराबर थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इस पन्नी पर
अल्फ़ा कणों को फेंक दिया, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा कणों को फेंकने के बाद इसका क्या हुआ, ये और अल्फ़ा कणों को फेंक दिया, और अल्फ़ा कणों के फेंकने के बाद उन्होंने देखा कि ये अल्फ़ा कण कहाँ जाते हैं। ये अल्फ़ा कण सीधे निकल जाते हैं, या फिर ये अल्फ़ा कण टकरा के वापस आ जाते हैं, या फिर ये सीधे निकलते हैं और टकरा के मुड़ते हैं। तो इस प्रयोग से उन्हें पता चला कि जो परमाणु होते हैं वो पूरी तरह से ठोस नहीं होते, उनका ज़्यादातर जो हिस्सा रहता है वो खाली रहता है। बीच में एक छोटा सा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन है, मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में डैश को नियुक्त किया। ऑप्शन है किरण बेदी, अनिल बैजल, विजय कपूर, विनय कुमार सक्सेना। तो राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना को 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। नियुक्ति कौन करता है आप बता सकते हैं? उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, कोई कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए ये उपराज्यपाल का पद होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप बता सकते हैं किस अनुच्छेद से संबंधित है? 239 अनुच्छेद जो है आपका उपराज्यपाल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन पुडुचेरी के लिए अनुच्छेद है 239A, ठीक है, उपराज्यपाल का। ये है आपका पुडुचेरी के लिए 239A लगता है। और इसके अलावा दिल्ली, क्योंकि कैपिटल है देश की, ठीक है, 239AA इसमें लगता है। 239AA ये आपको याद रखना है, ये दिल्ली के लिए लगता है। और विशेष परिस्थिति में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो है लग जाता है, उस समय पे उपराज्यपाल के लिए 239AB लगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शंस हैं 9, 7, 8 या 10। तो कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में फ्रेंड्स 7 खिलाड़ी होते हैं। क्या आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि कबड्डी को पहली बार राष्ट्रीय खेल के रूप में, क्या आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि कबड्डी को पहली बार राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता कब मिली थी? याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1938 में कबड्डी को राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता मिली थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन का गठन आपसे पूछ ले तो 1950 में। इसके अलावा 1990 में पहली बार कबड्डी को एशियन गेम्स में शामिल किया गया था, इतना आपको याद रखना है। और एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड जीता था, ठीक है। इसके अलावा कबड्डी से रिलेटेड एक वर्ड होता है रेडर। आप बता सकते हैं रेडर का मतलब क्या होता है? रेडर का मतलब होता है जो खिलाड़ी विरोधी टीम में जाता है उसको रेडर कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके फेमस खिलाड़ी हैं कबड्डी के अजय ठाकुर, अनूप कुमार, पूजा शर्मा, ये कबड्डी के फेमस खिलाड़ी हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांतों में हुई थी? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, चोरी चोरा, खिलाफत आंदोलन या काकोरी कांड। राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा। अच्छा, चोरी चोरा जगह कहाँ पर है? ये आपकी यूपी गोरखपुर में है, ठीक है। और ये जो सत्याग्रह था चोरी चोरा 1920 में आपका शुरू होता है, ठीक है। 1920 में ये शुरू हुआ था, जिसमें कि विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील की गई थी और सरकारी नौकरी, स्कूलों से इस्तीफा देने के लिए बोला गया था। अंग्रेजों का साथ छोड़ने की जनता से अपील की गई थी, ठीक है। लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन क्या होता है 4 फरवरी 1922 को एक विरोध प्रदर्शन होता है, उसमें पुलिस लाठीचार्ज करती है और कईयों को, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लेती है। लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्साए लोग चोरी चोरा थाने में आग लगा देते हैं, जिसके बाद 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो जाती है, ठीक है। और ये पूरी तरह से जो है शांति अहिंसक आंदोलन था, बट ये बाद में जाके बहुत ही हिंसक बन जाता है और इसी वजह से गांधी जी को ये आंदोलन रोकना पड़ जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका महाल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? ऑप्शंस हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर पहली पंचवर्षीय योजना।
राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है 1956 से लेके 1961 तक चली थी। ठीक है, पीसी महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर जो है इस मॉडल का नाम रखा गया था, वैज्ञानिक के नाम पर। ठीक है, इसके अलावा इस योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं भारी, जैसे कि लोहे का, कोयले का, इस्पात मशीन, ठीक है, और कृषि पे थोड़ा सा कम ही ध्यान दिया गया। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से लेके 1956 तक चली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1951 से 1956 तक, और इसमें कृषि, सिंचाई, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, सिंचाई पे ज़्यादा फोकस किया गया पहली पंचवर्षीय योजना पर। और इसके अलावा आपको याद रखना है ये हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हैरो-डोमर। चौथी पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1969 से लेके 1974 तक चली गई थी। इस पे जो है गरीबी पे ज़्यादा फोकस किया गया था, गरीबी हटाने के लिए। और 1971 के आम चुनावों में ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपकी छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से लेके 1985 तक आपकी चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था। नीरू मीरू का मतलब क्या? जल और आप। ठीक है, जल और आप। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 मई 2000 को हुई थी। नीरू मीरू कार्यक्रम की शुरुआत आपसे पूछ ले तो 1 मई 2000 में हुई थी, और जल संरक्षण मिशन WCM के द्वारा। ठीक है, जल संरक्षण मिशन के द्वारा नीरू मीरू कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस हैं 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2002 में। राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न फ्रेंड्स देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, देश का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और शुरुआत में ये 3 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन 1999 में, साल 1999 और 2024 में रूल को तोड़ा गया और ये जो पुरस्कार है 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, इसमें क्या ताम्रपत्र और एक सर्टिफिकेट यानी कि एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। ठीक है, कोई कैश नहीं दिया जाता भारत रत्न में। और ये जो पदक है ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है, आपको ध्यान रखना है। कि पहली महिला कौन थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली? तो आपको याद रखना है 1971 में इंदिरा गांधी पहली महिला थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली। ठीक है, और पहले विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी नागरिक थे। ठीक है, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों और विभिन्न पर्यटन संबंधित गतिविधियों में वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है मौसमी बेरोजगारी, अल्प रोजगार, प्रच्छत्र बेरोजगारी, व्यापक बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1951, 1953, 1954 या 1952। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, ये जो है आपकी मणिपुर नृत्य अकेडमी, ये आपकी मणिपुर के कैपिटल, ठीक है, इम्फॉल में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पौष मेला एक अनूठा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा पौष मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, पश्चिम बंगाल में किधर मनाया जाता है ये? तो ये जगह है शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन के बोलपुर में, बीरभूमि जिला है। ठीक है, बीरभूमि जिले में ये मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये दिसंबर के एंड वीक में, आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर से ये शुरू होता है। क्या आप बता सकते हैं कि पौष मेले की शुरुआत कब हुई थी?
इसकी जो शुरुआत थी 1934 में हुई थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने पौष मेले की शुरुआत की थी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों से भरे पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने अब राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला किया। ऑप्शंस है इसमें हसन निज़ामी, इब्न बतूता या अल बरूनी। तो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता के लिए अपशब्द से भरे पत्र आते थे, इसी वजह से सुल्तान ने राजधानी को चेंज करने का फैसला किया, ठीक है। अच्छा, इब्न बतूता का पूरा नाम आप बता सकते हैं? इब्न बतूता का पूरा नाम था मुह इब्न अब्दुल्ला अल लबाती अल तंजी, ये इब्न बतूता का पूरा नाम था, ठीक है। इब्न बतूता थे कौन? एक अरबी यात्री थे इब्न बतूता, आपको याद रखना है, ठीक है। इतिहासकार भी थे और लेखक भी थे। इन्होंने लगभग 30 सालों तक यात्रा की, 44 से ज़्यादा देशों की, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में ये भारत आए थे। उस टाइम पे शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। और इसके अलावा इन तुगलक ने इनको दिल्ली का जो है तुगलक ने इनको काजी भी नियुक्त किया था। काजी एक न्यायाधीश का पद होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा चीन का राजदूत बना के भी तुगलक ने वो इब्न बतूता को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इनकी एक पुस्तक भी है, रिहला नाम की पुस्तक, ठीक है। इसमें इन्होंने अपनी जो है यात्रा का वर्णन किया है, ये आपको याद रखना है, रिहला नाम की इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया जो कांचीपुरम साड़ियों को चुने हुए उत्पाद के रूप में पहचानता है? ऑप्शन है हावड़ा, विशाखापट्टनम, चेन्नई सेंट्रल, पटना जंक्शन। राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सेंट्रल को चुना गया था कांचीपुरम साड़ियों के लिए, ठीक है। अच्छा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना ये आपकी 2022 में शुरू हुई थी। इसका शॉर्ट नेम है OSOP के नाम से जानी जाती है। इस योजना में क्या किया जाता है कि स्टॉल लगाया जाता है, एक दुकान लगाई जाती है और उसमें केवल एक ही प्रोडक्ट को एक ही स्थानीय प्रसिद्ध उत्पाद को बेचा जाता है, ठीक है। जैसे कि चेन्नई में किया गया, ठीक है। चेन्नई में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांचीपुरम साड़ियाँ जो है उनका स्टॉल लगाया गया और उसके बाद में उसको जो है बेचा गया, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो स्थानीय उत्पाद होते हैं, जो कलाएं होती हैं, कलाओं को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा शिल्पकारों की आजीविका बढ़ सके, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। सेकंड, बी, इन्होंने भारतीय परिषदों की शान बढ़ाई। सी, मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल का स्थान दिया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? BC, ABC, CA या फिर AB? राइट आंसर हो जाएगा ABC, तीनों ही कथन सही है, ठीक है। 1909 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मिंटो कौन थे? मिंटो उस टाइम पे जो वाइसराय थे, ठीक है। और मार्ले कौन थे? मार्ले जो है वो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, पूरा नाम इनका था जॉन मार्ले, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या सुधार किए गए थे? केंद्र की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था, ठीक है। पहली बार इसमें कुछ जो भारतीय थे उनको चुना गया था, नामित किया गया था। बजट पे चर्चा का हक दिया गया था, बट उस पर वोट नहीं डाल सकते थे, ठीक है। और मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि धार्मिक आधार पर राजनीति शुरू कर दी थी, आपको याद रखना है 1909 के बाद से। और इसमें इसी को जो धार्मिक आधार पे इन्होंने जो राजनीति शुरू की थी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने कहा था इसे फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 kHz है और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है? ऑप्शंस हैं 2.5 सेकेंड, 50 सेकेंड, 5 सेकेंड या 25 सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। क्वेश्चन है,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 166। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों से संबंधित है। इसमें सभी कार्य जो होते हैं सभी राज्य सरकार के कार्य आपके राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 166 में। इसके अलावा अनुच्छेद 177 में क्या है? अनुच्छेद 177 ये बताता है कि राज्य के मंत्री और महाधिवक्ता को यानी कि एडवोकेट जनरल को विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने की तो अनुमति होती है, लेकिन वो उसमें वोट नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 167 में सीएम को राज्यपाल के प्रति सीएम की जो है राज्यपाल के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो 167 में बताया गया है। और अनुच्छेद 164 में सीएम और मंत्रियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हिंदू शास्त्रीय परंपरा के अनुसार हिंदू शास्त्रीय परंपरा के भारतीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण से उन्हें 1992 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें 1984 में सम्मानित किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। और फेमस बांसुरी वादकों के नाम हम जान लेते हैं एक बार। पन्नालाल घोष, ठीक है, पन्नालाल घोष ये भी बांसुरी बजाते हैं। इसके अलावा आर के बिजू जो है वो हरिप्रसाद चौरसिया के ही भतीजे हैं। इनका पूरा नाम है राकेश चौरसिया। ठीक है, इसके अलावा रूपक कुलकर्णी ये भी हरिप्रसाद चौरसिया के शिष्य रह चुके हैं। रूपक कुलकर्णी इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा नितिन भोसले का नाम आपको याद रखना है। और एक विदेशी बांसुरी वादक है जेम्स गॉलवे ये आयरलैंड से हैं और विश्व प्रसिद्ध फ्लूट वादक हैं ये। ठीक है, वेस्टर्न तरीके से बजाते हैं फ्लूट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वाइट बॉल, नो बॉल, विकेट या ड्यूज। राइट आंसर हो जाएगा ड्यूज आपका क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ड्यूज आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, ये दर्शाता है कि गेम में दोनों खिलाड़ियों के जब स्कोर समान होते हैं तो उसे ड्यूज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वासुदेव प्रथम जिन्होंने सोने, दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए एक डैश राजा थे। ऑप्शन है शुंग, वाकाटक, शाका या कुषाण। तो जो वासुदेव प्रथम थे वो कुषाण वंश के शासक थे और कुषाण वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, 190 ईस्वी से लेके 230 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, 230 ईस्वी तक। इसके अलावा इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे वो सोने और तांबे के थे, जिन पर भगवान विष्णु और शिव जी के चित्र वगैरह अंकित थे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, शिव के चित्र देखने को मिलते थे इनके सिक्कों पर। इसके अलावा कुषाण वंश के जो ये वासुदेव प्रथम थे ये विष्णु प्रेमी थे, भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इसीलिए इनका नाम जो है वासुदेव प्रथम था। ठीक है, शुंग वंश ने आपका 185 से लेके 73 ईसा पूर्व तक शासन किया और शुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। इसके अलावा वाकाटक ने आपका 250 से 50 ईस्वी तक के बीच में शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का क्या कारण है? ऑप्शन है घने शिराविन्यास, अरीय शिराविन्यास, आयताकार शिराविन्यास या समानांतर शिराविन्यास। तो एक बीज पत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का जो कारण होता है वो होता है उसका समानांतर शिराविन्यास। ठीक है, तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, इसी तरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।